नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज IEX के बारे में। बेसिकली ये एक्सचेंज है और एक्सचेंज क्या करती है, एनर्जी एक्सचेंज की कामकाज करती नजर आती है। एक कह सकते हैं इसको कंबाइंड्स बनाया गया कंपनी, जो कि एक एक्सचेंज जो कि एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी जो सेक्टर्स हैं उसको में काम जो काम है इसका एक्सचेंज टाइप में काम है, जो कि एक तरह से दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशंस करना या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के करना। इसी पे बात करने वाले आज, जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि कहती है इनोवेशंस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर्स। इसकी एकेडमी भी निकल के आती है, यहाँ पे निकल के आती है IEX एकेडमी, जहाँ पे लोग आप अपनी लर्निंग पार्ट्स भी कर सकते हैं, साथ में विंग्स एंड द पावर्स और पावर सेक्टर को लेकर के जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कामकाज करती नजर आती कंपनियां। क्या है इसका परफॉर्मेंस का, क्योंकि चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में लगता है तो स्टॉक एक लगातार चलती चलती नहीं दौड़ती नजर आती है, दौड़ती नजर आती है। स्टॉक में थोड़ा सा ब्रेकअप लगता है, क्योंकि ब्रेकअप इसलिए लगता है क्योंकि ब्रेकअप का रीजन यह है कि प्रॉफिट बुकिंग क्या कुछ ऐसा लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आया, उसको समझने के प्रयास करेंगे। साथ में इसका फंडामेंटली चाहे स्टैंड लॉन डेटा हो या इसकी कंसोलिडेट डेटा हो, क्योंकि इसकी सब्सिडरी भी कंपनी वो भी एक्सचेंज में ही कामकाज करती नजर आती है, जो चाहे वो गैस एक्सचेंज की काम हो या ऑयल एक्सचेंज की काम हो। तो इसी तरह की कंपनी जो खास के एनर्जी सेक्टर पे कामकाज करती नजर आती है। आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी मार्केट में बुक वैल्यू की तरफ, क्योंकि मार्केट प्राइस आप देख रहे होंगे। मैं मार्केट प्राइस में सबसे पहले इसको कट करता हूँ, क्योंकि मार्केट प्राइस तो ये तो चलती बुलती एक प्रोसेस है, जहाँ पे स्टॉक में कभी गिरावट कभी चलती नजर आ सकती है। लेकिन जो बुक वैल्यू है वही उसका इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। तो बुक वैल्यू की तरफ देखें तो बुक वैल्यू निकल के आते 10 रुपए के आसपास, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना पे करीब करीब 16 टाइम इंक्रीज कर चुका है, 16.8 पॉइंट के आसपास। अब इसके करंट मार्केट प्राइस को एक नजर डालो तो 178 के आसपास। इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी 72 रुपीज के आसपास। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल की पे पोटेंशियल्स। इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल्स 53% और स्टॉक की पोटेंशियल कितना 46%। अर्थात इंडस्ट्री की पोटेंशियल के बेसिस पे इनका पोटेंशियल क्या है, एक गिरावट वाली सिचुएशंस में चल रही है। अब आते हैं इसकी सबसे पहले बात है कि इसके कोई प्रमोटर्स होल्डिंग्स नहीं है, इसका कोई प्लेज नहीं है। इसमें जो डेट इक्विटी की बात करें तो नहीं के मुताबिक है, कुछ करना है नहीं, 0.01 के आसपास निकल के आती है। करंट रेशियो देखा तो करंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.57 के आसपास निकल के आती है। एपीएस की बात करें तो 3.85। आरओसी की बात करें तो आरओसी कुछ भी नहीं, आरओई की बात करें 39.4 के आसपास निकल के आता है। और इन सब के पीछे यदि डिविडेंड देने वाली कंपनी 1.38 और फेस वैल्यू सबके पीछे केवल और केवल 1 रुपए की फेस वैल्यू। और ये सब कहानियां, अर्थात ये समझा सकता है 1 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए का बुक वैल्यू और करंट मार्केट पे 178 के आसपास, इंटरेंसिक वैल्यू 72 के आसपास। करंट रेशियो और डेट रेशियो की हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। कंपनी 2007 में बनी थी, ठीक है। इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड provides as the automated platform and infrastructures for the carrying out trading in electricity units of physical delivery और क्या कहती है और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब फिजिकल डिलीवरी की बात करते हैं, जहाँ पे लेती नजर आती है, जब हम एक जगह से लेती है एक ग्रेड के सिस्टम से और दूसरी जगह पे बेचती नजर आती है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं, चाहे वो ग्रेड के सिस्टम हो, यूनिट के, या गैस की तुलना करें या फिर पेट्रोल और बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए। अब आते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा वेबसाइट पे देखें तो क्या निकल के इनके बिजनेस मॉडल क्या है, इनके पास प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट कहते हैं दे हेड्स मार्केट्स हैं हमारे पास, ग्रीन डे, क्रॉस बॉर्डर्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, अर्थात क्रॉस बॉर्डर पता ही है, एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, जैसे जैसे इंडिया से हम नेपाल को बेचते हैं, इंडिया से भूटान को बेचते हैं, इंडिया से बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, इसमें भी इसका रोल निकल के आती है। और क्या कहती है, ये पावर में अभी जो इसका ग्रोथ लेवल के निकल के आती है उसकी बात करती है। साथ में देखा जाए रियल टाइम मार्केट, ग्रीन इंफ्रा इंट्रा डे, इसके बाद और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन पे काम करती नजर आती है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स पे काम करती नजर आती है। कंपनियां की क्या है मार्केट की पोटेंशियल्स, उसके बारे में एक नज़र आपके चार्ट पे ले चलते हैं और चार्ट में आपको पता चल गया होगा। जो स्टॉक लगातार चलती नजर आती है, और स्टॉक में ऐसा नहीं कि अभी लगातार चलती है,
स्टॉक किसी टाइम में अच्छी खासी थी, नियरली कितने के आसपास, 300 के आसपास तक पहुंचा था स्टॉक, लेकिन फिलहाल 300 के आसपास से गिरती पड़ती दोबारा कहाँ पे 180 के आसपास। और यहाँ पे इस करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, जो अपनी कुछ लेबल को तोड़ती नजर आती है। यहाँ जो रेजिस्टेंस, बार बार रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग, उस रेजिस्टेंस को तोड़ती नजर आई कंपनियां, और सपोर्टिंग से इसी बीच में स्टॉक लगातार चलती बोलती रही है। और जैसे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट सीधे के सीधे बुलिश नजर आती है। अब आते हैं थोड़ा सा और पार्ट्स को ले 52 की तरफ नजर डालें तो 52, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि इसके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि ये मार्केट चलती बुलती मार्केट है ना, कभी चलेगी कभी बुलती है, कभी थोड़ी सी 1% चल जाएगी, कभी 1% गिरेगी। हम ओवरऑल क्या देखेंगे, ईयरली बेसिस पे कंपेयर करके देखेंगे क्या ये इसके परफॉर्मेंस लेवल जिनके पोर्टफोलियो में है एक लंबे पीरियड के लिए, उनकी एसेट्स वैल्यू क्या क्रिएट होती है या नहीं होती। उसके क्रम की तरफ चर्चा करें तो 52 की तरफ हाई देखें तो 52 की हाई निकल के आती है नियरली 187 के आसपास, लो की देखें तो 119 के आसपास। इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, परसेंटेज ऑफ ग्रो फ्रॉम द बॉटम टू हाई। इसके बाद आते हैं जहाँ पे कंपनी की एक्सचेंज और डेटा पैटर्न के प्लेटफॉर्म कामकाज करती नजर आती है। एक साल की चार्ट हम लेना का प्रयास करते हैं। एक साल की चार्ट में जो हम कभी आकलन कर रहे थे ना, जो इसका जो एक सपोर्टिंग लाइन था, सपोर्टिंग को तोड़ती नजर आई। और जैसे सपोर्टिंग को तोड़ती नजर आई तो क्या हुआ, मार्केट दौड़ती नजर आई। इसके बाद जब भी देखें कि क्या था, इनकी एवरेज प्राइस पे जैसी आती है तो मार्केट क्या होती है, अच्छी सी चलती नज़र आती है। और इसका भी देखा जाए यहाँ पे भी मार्केट एक्स जो था वहाँ भी एवरेज प्राइस के आसपास ही कई बार आती नज़र आती है कंपनी। लास्ट 3 महीने की ट्रेंडिंग अगर चर्चा करें, 3 महीने की ट्रेंडिंग लगातार एक एक स्विंग की तरफ नज़र आती है। और इसको देखा जाए इसको देखा जाए तो ये निकल के आती है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक फिलहाल जो ट्रेड करती नज़र आती है। अब चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ, वो उसको समझने का प्रयास करते हैं लेटेस्ट अपडेट में कंपनी का क्या किया है। 24 तारीख को कहा था कंपनी ने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो के लिए इन्फॉर्मेशन दिया था। इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, कैसे दिया था, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लेटेस्ट अपडेट तो उनके पास यही निकल के आती, ट्रेडिंग विंडो को क्यों क्लोज कर रहे थे। कहते हैं हमारे क्वार्टर इंडेड जो रिजल्ट है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर इंडेड जून 30 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और जून 30 का रिजल्ट की बात करने के लिए कब की रिजल्ट आने वाली है इसकी कहती है जो 1 जुलाई को 48 आवर के लिए अनऑडिटेड जो कि फाइनेंशियल्स है 30 जून क्वार्टर का वो देने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अपनी हमारी ट्रेडिंग जो विंडो है इसको आप क्लोज कीजिए, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के कामकाज करती नजर आती है, जो कि हमेशा एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करती नजर आती है कंपनियां। अब आगे आते हैं इसके बारे में, कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी लगातार एक डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। चाहे वो इस साल की बात करूं 2024 के अंदर 2 तरह के डिविडेंड, एक इंटरिम एक फाइनल डिविडेंड में टोटल डिविडेंड के पार्ट कितना होता है, ₹2.50। फेस वैल्यू कितना था इस कंपनी का, फेस वैल्यू थी इसकी ₹1 का, और कितना देती है डिविडेंड, ₹2.50, अर्थात 200 कितना हुआ, 250% दिया। अब आगे क्या थी कंपनी के आगे कुछ, अब आते हैं रिवेन्यू के मॉडल में। रिवेन्यू मॉडल कहती है इसका जो इनका रिवेन्यू इंक्रीज करती है कंपनी का, उसी लेवल पे प्रॉफिट इंक्रीज करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करती नजर आती है, और साथ में ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करती है। मतलब चारों के चारों फैक्टर इनका जो है ना वो इंक्रीज करती नजर आती है। यदि इस रिवेन्यू इंक्रीज करता है तो रिवेन्यू के बेसिस पे सबके सब इंक्रीज करती नजर आती है। अब इसकी हिस्टोरिकल डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं थोड़ा सा फंडामेंटली की तरफ, तो कंसुलेट डेटा में नज़र आती है, तो उसमें नज़र आती है जो कंपनी का ओवरऑल जो कि कितना था 94 करोड़ के आसपास का, वो 121 करोड़ के आसपास आता है। अर्थात अभी सबसे ज़्यादा टॉप पे कामकाज करती नजर आती है इस क्वार्टर बेसिस पे, क्यू ऑफ क्यू अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। प्रॉफिट की तरफ देखा जाए तो 97 करोड़ का है, और 97 करोड़ इज सबसे टॉप पे। देखिए यदि मैं इसको पिछले 2-3 साल का डेटा देखूं, सबसे टॉप पे कामकाज करती नजर आती है। अर्थात इनका पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है। जिस हिसाब से उनके पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जिस हिसाब से इनके पोटेंशियल कितना था 45% एज पर द स्टॉक, बट इंडस्ट्री पे 53 के आसपास, उस लेवल से इनकी परफॉर्मेंस लगातार क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अच्छी देखने को मिली। प्रॉफिट का पार्ट अच्छा था। ईयरली ईयर डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं।
ईयरली डेटा 254 करोड़ से सीधा सीधा कितना होता है 450 करोड़ के आसपास। तो ये भी टॉप लेवल पे कामकाज करती नजर आती है। ईयरली बेसिस पे ईयर टू ईयर काफ़ी ग्रोथ नजर आ जाती है। नेट प्रॉफिट 351 करोड़ के आसपास, और इससे पहले 351 करोड़ कभी नहीं हुआ क्योंकि इसके हिस्टोरिक 165 करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए तो कितना होता है, इसको डबल भी कर दें तो कितना होता है, इसके डबल करता हूँ तो वो निकल के आती है कितना, 330 के आसपास, 350 के आसपास। अर्थात ये लगातार यहाँ से यदि 3 साल के डेटा को हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाए, 19 से लेकर के 5 साल का डेटा में, 5 साल में कितना ग्रोथ करती है कंपनी का, नियरली 2x से ज़्यादा, 2 टाइम्स से ज़्यादा कामकाज करती है। इसकी प्रॉफिट पार्ट में इंक्रीज करती नजर आती है। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं अच्छी खासी, प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया तो प्रॉफिट ग्रोथ इनका करीब करीब अच्छा देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के हिसाब से भी देखने को मिलती है, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल एवरेज दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है नजर। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा बेस पे जो 4 इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा बेस है, यहाँ पे ये जो संकेत देता है वो एक तरह से एवरेज और कुछ जगह पे अच्छे नजर आते। अब आते हैं इसका जो कि शेयर होल्डिंग साइड में, और शेयर होल्डिंग के लिए कंपनी क्या कहती है, और कुछ हमने डेटा देखा जो कि हमने चार्ट बेसिस पे देखा। इसको चार्ट बेसिस चाहे स्टैंडर्ड या कंसोलिडेट डेटा हो, इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। बेसिकली किसी कंपनी में कंसोलिडेट डेटा को ही मैन रखना चाहिए, कंपनी की सारे के सारे बिजनेस को इंक्लूड करते हुए। अब आते हैं शेयर होल्डिंग तरफ। शेयर होल्डिंग में 99% के आसपास, मतलब ज़्यादा, मतलब 100% मानते हैं, ओनली ऑन पब्लिक होल्डिंग निकल के आती है। पब्लिक होल्डिंग इसके लिए क्या सोचती है, पब्लिक होल्डिंग सोचती है इनमें, एक तो सबसे पहले एफ आई के बाद 10%, और एफ आई ने यहाँ पे बिकवाली करके चली है। एफ आई के पास जो 31% के आसपास करीब करीब पोजीशन हुआ करता था, वो फिलहाल देखने को कितना मिला है, केवल 10% के आसपास। डीआई के पास जो पोजीशन 17% के आसपास था, वो पोजीशन लगातार बढ़ती नजर आई और 27% पे गया। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल लगती है, फंडामेंटली उनको लगता है डेफाई को, डीआई को यहाँ पे परफॉर्मेंस करती नजर आ सकती है कंपनी। पब्लिक के तब साइड जो स्टॉक थी वो करीब 51% के आसपास, वो भी थोड़ा इंक्रीज करती है, मतलब 61% के आसपास तक पहुंची है। अब इसमें थोड़ा सा एक डेटा को देखा जाए तो क्या निकल के आती है यहाँ पे, इसमें जो एफ आई के पास जो 7% हुआ करता था वो 10% हुआ। बीच में खरीदारी बिकवाली का प्रेशर चलते रहता है एज एन टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब इसमें डीआई की चर्चा करें, डीआई में कौन बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे मीरा एसेट्स फंड है, इसके बाद देखा है तो पराग पारिक फंड्स, एसबीआई फंड्स, एलआईसी के 4% होल्डिंग्स। और पब्लिक की तरफ ध्यान दिया जाए तो पब्लिक में क्या निकल के आते हैं, पब्लिक में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, डीपीवीआई वेंचर्स, डालमिया सीमेंट्स भारत, डालमिया के प्रमोट, एक तरह से देखा जाए डालमिया के, डालमिया पावर, अर्थात डालमिया की ओवरऑल देखा जाए इस कंपनी में सीधा सा डालमिया के नाम पे कितना पोजीशन है, 4 3 7 1 8% के आसपास की होल्डिंग किसकी है, डालमिया ग्रुप। इसके बाद अदर्स में क्या निकल के आती है, कुछ नहीं। अर्थात ये थोड़ा सा देखा जाए, जितना इनके पास डी ए पी वी आसपास उतना उतना डालमिया ग्रुप्स के पास भी होल्डिंग इसकी बनती नजर आती है, जो कि हमने चार्ट में यहाँ पे देखने का प्रयास किया था, और लगातार स्टॉक एक जो जंप करती नजर आई वहाँ पे। अब आते हैं इसको एज ऑन डेट परफॉर्मेंस लेवल की बात करें, जिसकी पोर्टफोलियो में होगा। कई बार मैंने कहा कि कंपेयर करने के टाइम पे हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ कंपेयर किया जा सकता है, कई बार ऊपरी हिसाब से यहाँ से गया, कई बार नीचे से, मतलब एज ऑन डेट जो परफॉर्मेंस लेवल है, जैसे 10 साल की, 15 साल की डेटा, 5 साल की डेटा, वो क्या कहती है, वो कहती है पिछले पाँच सालों में 275%, 3 सालों में 44%, 2 सालों में 3% और 1 साल में, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज क्या था, ये गिरावट वाली सिचुएशन थी। लेकिन क्योंकि इसका चार्ट क्या थी, पहले अच्छी खासी बुलिस थी, बुलिस के बाद क्या हुआ, यहाँ पे गिरावट आई, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, बिकवाली का प्रेशर था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में पिछले 3 महीने के डेटा को कंपेयर करके देखें, चाहे वो अगस्त 23 के बाद, अब बस अगस्त 23 के बाद इसका ट्रेंडिंग क्या बनता नजर आता है, इसके बाद ट्रेंडिंग सीधे सीधे बनता नजर आता है चलने वाली, सीधे सीधे चलने वाली ट्रेंडिंग बनती नजर आती है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में क्या नजर आती है, स्टॉक में जंप नजर आती है। इसके बाद देखा जाए तो एज इसके पीएस कंपनी में ध्यान दें, जिसके पीएस कंपनी में एमसीएक्स आता है, मल्टी एक्सचेंज फंड्स है, एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, और ये मल्टी बेसिकली इंडियन एक एनर्जी एक्सचेंज निकल के आती है। तो उनको कंपेयर करेंगे एक एनर्जी को, एक कमोडिटी एक्सचेंज को,
दोनों की परफॉर्मेंस लेवल की तरफ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चलते हैं हाँ इसी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जहाँ पे लेटेस्ट बल्क डील की बात करें या यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे बल्क डील की बात करें या ब्लॉक डील की बात करें, या इनके कुछ पीयर्स की तरफ चर्चा करें तो यहाँ पे पीयर्स ढेर सारी कंपनी निकल के आती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी आते हैं, मल्टी की आती है, और यहाँ पे कुछ इनका ड्यू डिलिजेंस की तरफ देखा जाए तो ड्यू डिलिजेंस भी निकल के आती है, जो कि क्या था, 2022 का एक्सिस बैंक लिमिटेड का कुछ था, समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में।